हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मनप्रीत ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने करा था बेटे कि थर्ड चार्ज, दो चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ये करा था, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था कि एक तरफ हमारे पास Q है एंड दूसरी तरफ 9Q है और ये सर्टेन डिस्टेंस L पे रखे गए हैं और यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज कहाँ पे रखें कि Q चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज कहाँ पे रखें इन दोनों के बीच में कि सो दैट ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग के इन बिटवीन ही थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। तो वो चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ तक आपको प्रूव करवा दिया था। मान लो ये x है और ये L माइनस एक्स हुआ, तो हम लोगों ने x की वैल्यू जो निकाली थी वो L/4 निकाली थी, जहां पे इक्विलिब्रियम पे ये Q चार्ज आ जाता है। मेरे आज के लेक्चर में, वैसे मैंने आज के लेक्चर, पहले ये मैं न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद मैं टॉपिक बताती हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा होगा, वो करेंगे। अभी मुझे क्या करना है कि नाउ फाइंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, to find the nature and value of capital Q so that the whole system, ये सारा सिस्टम, the whole system becomes in equilibrium, कहने का मतलब पहले तो हमने सिर्फ इस Q चार्ज को इक्विलिब्रियम में प्रूव कर दिया। कहाँ पे? जब हम स्मॉलर चार्ज से L/4 डिस्टेंस पे अगर ये चार्ज रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये पॉइंट मेंशन करते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट ले लेते हैं। और अब मुझे क्या करना है, इस Q की वैल्यू निकालनी है और इस Q की नेचर बतानी है। नेचर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, सो दैट कि मेरा सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या करें? अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए एंड ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम में प्रूव कर दें तो इसका मतलब मेरा सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ये वाला चार्ज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर ये वाला चार्ज, स्मॉल Q चार्ज, अगर मैं इक्विलिब्रियम में प्रूव कर दूं तो दैट मींस द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये दोबारा से मैं ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीन चार्जेस हैं। अगर यहाँ पे स्मॉल Q, यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे 9Q रखा हुआ है। ये पॉइंट मैंने A मेंशन करा, ये C मेंशन करा हुआ है एंड B पॉइंट मेंशन करा हुआ है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मुझे फोर्स 0 लेके आनी है किसी तरह। तो क्या करें? अगर ये पॉजिटिव, ये तो रिपेल करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगेगी। A के ऊपर C ने फोर्स लगाई, A पे जो चार्ज पड़ा है और C पे जो चार्ज पड़ा है, A के ऊपर C ने फोर्स लगाई, वो तो रिपल्शन होगा तो इस तरफ। अब चेक करो, ये भी तो पॉजिटिव है, 9Q इज आल्सो पॉजिटिव, वो भी तो इसको रिपेल करेगा। तो अगर वो भी रिपेल करता है, A के ऊपर B लगाता है, तो इस तरीके से तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो अब क्या करें कि ये Q चार्ज इन इक्विलिब्रियम आ जाए? तो उसका एक ही रास्ता है आपके पास कि ये जो आपका कैपिटल Q चार्ज है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव करने से हमें कम से कम ये तो पता चल गया कि नेचर, उसने बोला था ना टू फाइंड द नेचर एंड वैल्यू, नेचर तो हमें पता चल गई, इट शुड बी नेगेटिव। वो भी कैसे, वो चेक करते हैं। अब देखो, हमारे पास ये दो फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगी। क्या करें? अब ये ऐसे करते हैं, कैपिटल Q शुड बी नेगेटिव। तो अब देखो, अब ये दो चार्जेस
मैंने इसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है। अब ये दो चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स मेरी इस तरफ लग गई, ए के ऊपर सी ने फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको तो रिपल्शन मिलेगी, इस तरफ क्या आएगी, एफ ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाई। तो अब ये देखो इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे इनको इक्वेट करना है। फॉर स्मॉल क्यू बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए सी होगा। तो वैल्यूज पुट करें बेटे, के ए पे चार्ज स्मॉल क्यू, बी पे चार्ज कितना पड़ा हुआ है 9q, एफ ए बी लिख रही हो तो फिर q इंटू 9q डिवाइडेड बाय, इनमें डिस्टेंस कितना है, वो l था, l लिख दो, यहाँ पे नहीं लिखते तो ऐसे ही लिख देते हैं l स्क्वायर इज इक्वल्स टू a और c, के a पे चार्ज q एंड c पे चार्ज कैपिटल Q, नेगेटिव साइन नहीं लेना, बस हमने बताना होता है डायरेक्शन, अट्रैक्शन है या रिपल्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कूलम्स ने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही लेंगे। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, x, इन दोनों में डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, x, x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, l/4, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो पहले कटिंग करें बेटे, k से k कट गया, q से q कट गया, यहाँ पे आ रहा है 9q अपॉन l स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, उसकी मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, l/4 का स्क्वायर होना है तो 16 ऊपर चले गया और l स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है बेटे, ये काट दो, l स्क्वायर के साथ l स्क्वायर कट गया, तो कैपिटल Q की वैल्यू हमने यही बोला था ना उसने, नेचर एंड वैल्यू बताओ कैपिटल Q की। कैपिटल Q की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 9q बाय 16। कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये वाला चार्ज कितना हो, 9q बाय 16 हो, और दूसरा ये नेगेटिव हो। तो दूसरा क्या पॉइंट था, नेगेटिव को। ठीक है, बाय डूइंग दिस हमने पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में प्रूफ कर दिया। ठीक है, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में प्रूफ कर दिया। इसको नोट करो। अब थोड़ा सा चेंज करती हूं मैं न्यूमेरिकल, ये मैं एक ना शॉर्टकट भी बताती हूँ बेटे, शॉर्टकट से आपको ना डायरेक्ट पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी हो और कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो, कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए या Q इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे Q है, वहां पे NQ है, इधर Q और दूसरी तरफ मैं NQ रख देती हूँ, तो मेरे पास x के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू L 1 प्लस अंडर रूट n, x इज इक्वल्स टू L 1 प्लस अंडर रूट n, और कैपिटल Q के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने निकाला है, ये जो वैल्यू निकाली है उसके लिए आ जाएगा माइनस NQ डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर, माइनस NQ डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर। तो बस इतना याद रखना, ये अप्लाई कब होंगे, n ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में हमारा क्या था, यहाँ पे Q, वहां पे n 9Q, तो इस न्यूमेरिकल में मेरी n की वैल्यू जो है वो 9 है। समझ रहे हो बेटे, यहां पे ये शॉर्टकट मेथड है। लेकिन आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो, बोर्ड के एग्जाम में नहीं अप्लाई कर सकते हो, आप जेई मेन के या नीट के एग्जाम में ये शॉर्टकट मेथड लगाओ और फटाफट से निकाल दो आंसर। निकाल के देखिए, अप्लाई करके देखिए। देखो हमारी x की वैल्यू L/4 आई थी, तो आपका इस तरफ Q है, उस तरफ NQ, यानी n की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो x में वैल्यू पुट करके देखो n की वैल्यू, तो ठीक है, x इज इक्वल्स टू L बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ
9, तो अंडर रूट ऑफ 9 क्या हुआ 1 प्लस 3, चेक करो आ गया L/4 आ गया ना बेटे, L/4 ही आना चाहिए था ना। अगर स्मॉल l लिया तो स्मॉल l कर दो, कैपिटल L चलो स्मॉल करते हैं, इसको भी स्मॉल कर देते हैं। ये मेरा स्मॉल l है तो हमने कंसीडर ही स्मॉल l करा था, तो यहाँ पे भी स्मॉल l लिख देते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करा, एकदम से आंसर आ गया। तो हर बार हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन, जेई मेन और नीट के एग्जाम के लिए मैं बोल रही हूँ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको एग्जामिनर को शो करना है सारा का सारा फॉर्मूला, सारा का सारा न्यूमेरिकल करके दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये आ गया। अब कैपिटल क्यू की वैल्यू भी निकालो इसी मेथड से, करें बेटे? ओके, यहाँ पे n की वैल्यू बस 9 रखनी है, कर दें। कैपिटल क्यू जो निकला था, एक तो नेगेटिव साइन बोल रहा है, माइनस एक n की वैल्यू वो मेरी 9 है, इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 करेंगे। अंडर रूट ऑफ 9 उसके बाद उसका स्क्वायर भी करना है फॉर्मूले में, शॉर्टकट मेथड जो मैं बता रही हूँ उसके फॉर्मूले में ये। तो करें, इसका क्या आ गया बेटे, माइनस 9q अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 9 का 3 आया, 1 प्लस 3 का 1 प्लस 3 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। चेक करो, यही वैल्यू नहीं है, यही वैल्यू है ना बेटे? नोट करो, इसको भी नोट करो। ओके, नेक्स्ट यही क्वेश्चन होगा मेरा, बस इसमें एक तरफ मैंने नेगेटिव कर दिया है तो इक्विलिब्रियम लेके आएंगे। ठीक है, उससे चेंज हो जाएगा बेटे, वैल्यू वही आएगी, x इज इक्वल्स टू L/4 ही आ रहा है वहां पे भी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नेगेटिव करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं कंपेयर करती हूँ, इसलिए मैंने इरेज नहीं करा। तो मेरे पास इस बार क्या है, यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे 9Q चार्ज है। किसी एक को पॉजिटिव तो दूसरी को नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव रख दो, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव रख दिया। तो डिस्टेंस वही है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस है। अब मुझे पॉइंट ये बताना आपने, मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में नहीं आएगा, उनके बीच में नहीं आएगा। तो किस तरफ आएगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे आपने सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम से स्मॉलर चार्ज यानी Q उसकी तरफ कहीं पे यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रख दो, ये कैपिटल Q चार्ज रख दो C पॉइंट पे, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी केसेस बना के लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है, तो वहां वो लेक्चर को अंडरस्टैंड करना और अप्लाई कर दो। करें, ये चार्ज Q जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। मैं यहाँ पे फोर्स लगाने जा रही हूँ, C पे A ने फोर्स लगाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे मैं फोर्स लगाने जा रही हूँ, C पे B फोर्स लगा रहा है, छोटा छोटा लिख देती हूँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये Q इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आपका FCA इज इक्वल्स टू FCB आ जाएगा। तो अप्लाई कर दो फिर, K C पे चार्ज कैपिटल Q, A पे चार्ज स्मॉल q, इनमें डिस्टेंस x कंसीडर करते हैं, इनमें डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू K C पे चार्ज कैपिटल Q, B पे चार्ज माइनस 9Q। फिर याद रखना माइनस नहीं लेना, कूलम ने हमें बार बार बोल के कहा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लो। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना बेटे, ये L प्लस x हो जाएगा इस बार, तो L प्लस x का स्क्वायर। कटिंग करें, K से K गया, Q से Q गया, स्मॉल q से स्मॉल q गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे 9 अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लें इसका, आप ऐसे कर दो ना, 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बाय L प्लस x का होल स्क्वायर कर दो, ऊपर भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ। तो क्या आया, 1 बाय x इज इक्वल्स टू 3 बाय L प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, ये उठा के उधर ले जाओ,
ये उठा के उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास सॉरी l प्लस x है, l इज इक्वल्स टू कितना आ गया, l इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 यानी l इज इक्वल्स टू सॉरी x, तो 2x आ गया, 2x आ गया और x इज इक्वल्स टू हमारे पास l बाय 2 आ गया। तो इस बार हमारा x की वैल्यू l बाय 2 आई। जब बाहर की बात करते हैं तो x की वैल्यू l बाय 2 आई। तो कहने का मतलब स्मॉलर चार्ज से l बाय 2 डिस्टेंस पे अगर कैपिटल Q चार्ज रखते हो तो वो वहां पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वहां पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटे? क्लियर हुआ? इसमें फर्क है आंसर में, जब आप सेम चार्ज लेते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हो तो ये वैल्यू आई, नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया तो x इज इक्वल टू l बाय 2 आया। वो डिपेंड करता है कि आप चार्जेस कितने रख रहे हो और डिस्टेंस कौन सा ले रहे हो। क्लियर हुआ बेटे? ओके, इस पे भी शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो शॉर्टकट हमने यहाँ पे अप्लाई करा था, इस पे भी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। तो इस बार l की वैल्यू हमारी -9 है, तो अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, जो मेरा आज का टॉपिक है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। मुझे ये करवाना है एक्चुअली में। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो चलो हो गई, अब मेरा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी वाला, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक न्यूमेरिकल मैंने पहले करवाना था, लेकिन इसके साथ ही कोरिलेट करूंगी, इंटरेस्टिंग बन जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी का भी। अब रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रिलेट करना, लेकिन परमिटिविटी क्या है? आपको याद हो तो मैंने k की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखाई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट हमने क्या बोला था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला था मैंने, यही बोला था ना बेटे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये फ्री स्पेस मैंने क्या बताया था आपको? या तो वो वैक्यूम को बोल रहा है या फिर एयर को बोल रहा है, वैक्यूम और एयर। वैसे तो हम वैक्यूम उसको बोलते हैं जहां एयर भी ना हो, वैसे तो रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, थोड़ा सा वैल्यू का फर्क होता है तो इग्नोर कर देंगे। तो फ्री स्पेस को हम वैक्यूम और एयर बोल रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन m तो वो क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ, उसको एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एनी मीडियम। मतलब अब करने क्या जा रहे हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले लगाए और न्यूमेरिकल करे, आपने नोट करा होगा, दो चार्जेस बीच में डिस्टेंस, ये चार्ज वो चार्ज, लेकिन रखा कहाँ पे था? एयर पे। तो हर बार k की वैल्यू हम क्या लेते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब नॉट वाला, एब्सोल्यूट परमिटिविटी वाला। अगर मान लो अब ये चार्ज के बीच में मैं कोई मीडियम ले आऊं, मीडियम जैसे वाटर, एयर के बिना कुछ और, वैक्यूम के बिना कुछ और, वाटर ले आओ, ग्लास ले आओ, माइका ले आओ, कुछ भी और मीडियम लेके आओ, तो आपकी k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये नाम कैसा है बेटे? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिट करना। तो एक्चुअली में क्या होता है? मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, मान लो दो चार्ज Q1 एंड Q2, दो चार्जेस है, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन है। पॉजिटिव चार्ज लिए तो मैंने फोर्स ऑफ रिपल्शन मान लो मैंने F कर दी। जब ये एयर में थी तो उसको मैं F नोट बोल देती हूँ,
एयर में है तो जैसे एप्सिलॉन नॉट बोला तो एफ नॉट बोल दिया जब एयर में है। अब ये अगर आर डिस्टेंस पे सेम दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे अगर मैं किसी मीडियम में रख दूं वाटर में, तो इसकी फोर्स जो होगी वो मीडियम उस वाटर मीडियम में होगी। याद रखना कि ये लेस देन एफ नॉट होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सबसे मैक्सिमम एयर में या वैक्यूम में ही होगी। अगर बीच में कोई मीडियम डाल दिया तो वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम ही होगी। तो ये मतलब अब कैसे कम हुई, एक एग्जांपल देती हूँ बेटे। केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th स्टैंडर्ड का। वो 9th स्टैंडर्ड में याद है आप लोगों को, हम करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल HCl की एक एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl गैस इज नॉट एसिडिक, याद करो, इज नॉट एसिडिक, लेकिन HCl एक्वस मीडियम में जब डाल देते हैं इज एसिडिक। थोड़ा सा ना केमिस्ट्री के साथ रिलेट करके समझाती हूँ, अभी मीडियम का चक्कर आने जा रहा है। क्या कहता है HCl अगर गैसियस स्टेट में, अब याद करो कि HCl में कोवलेंट बॉन्ड होता था, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जब तो ये गैसियस मीडियम में है तो ये बॉन्ड नहीं टूटता और H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता तो हमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अगर कोई चीज प्रोटॉन रिलीज करती है तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं। तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ता क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन के ऊपर बेटे ऐसे होता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, तो इनमें ऑपोजिट चार्जेस है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। फिजिक्स तो यही बोलती है कि ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनमें अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं टूटते, हाइड्रोजन आयन नहीं बनता, एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता। अब क्या कर दिया, अब कहता एक्वस का मतलब वाटर डालो। तो इसमें वाटर जब डाला गया तो उस वाटर ने यानी मीडियम ने, वाटर इज अ मीडियम, तो उसने क्या करा, इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया। जब वीक करा तो H पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। ये दे देगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन अपने 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का। तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप किसी भी मीडियम को बीच में डाल दोगे, दो चार्जेस के बीच में डाल दोगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम ही होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, वैक्यूम में और एयर में। क्लियर हुआ। अब फिर वही चीज परमिटिविटी का क्या मतलब, परमिटिविटी का मतलब अभी यहां पे समझना। मीडियम कौन सा था, वाटर। तो वाटर ने क्या करा, अपने मॉलिक्यूल्स को परमिट करा कि जाके उनका कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दो। हाइड्रोजन और क्लोरीन के कोवलेंट बॉन्ड को, उनकी जो अट्रैक्शन थी उसको तोड़ दो। तो मीडियम क्या कर रहा है, फोर्सेस को कम कर रहा है, अपने मॉलिक्यूल्स को परमिट कर रहा है कि जाओ और उसके कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ दो। तो परमिटिविटी वर्ड वहां से आया। तो इतना क्लियर हो गया, इरेज करने जा रही हूँ बेटे, ये अंडरस्टैंड करने के लिए लिख लेना, नोट में डाल देना कि HCl में कैसे ये काम करता है मीडियम। तो अब क्या है, अब मुझे फिर क्या करना है, रिलेट करना है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमेशा याद रखना ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो किसी और मीडियम की अगर लोगे तो एप्सिलॉन m कोई वाटर की ले लें, एक वाटर की ले लेते हैं, जो वाटर की ले लेते हैं। वाटर की वैल्यू जो है हमें लर्न तो नहीं करनी, लेकिन वाटर की वैल्यू में कंपेयर करने के चक्कर में आप लोगों को बता देती हूँ। इट्स वैल्यू इज 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक चीज याद रख लेना, दिमाग में बिठाओ कि एप्सिलॉन नॉट वैल्यू बाकी सब मीडियम से कम है, तो सॉरी हाँ कम है, तो ये आपका कम हुआ।
एप्सिलॉन मीडियम का हमेशा ज्यादा होगा। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर मीडियम है, फोर्स मीडियम की लिख देती हूँ बेटे मैं, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, याद है। तो यहाँ पे फोर्स का और एप्सिलॉन का क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली। तो यहाँ पे मैं लिख दूं F, किसी मीडियम की लिखनी है तो मीडियम F हैज इनवर्सली रिलेशन विद एप्सिलॉन, मीडियम की करते हैं। फोर्स एप्सिलॉन से उल्टा है, अगर एप्सिलॉन m ज्यादा है तो फोर्स कम होगी, अगर एप्सिलॉन m ज्यादा है उसका इनवर्सली रिलेशन है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, F मीडियम की लेस देन होगी F नॉट। नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है वहां पे, नॉट मतलब वहां पे एयर है, नॉट का मतलब वहां पे वैक्यूम है, ये नॉट जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात, अगर मीडियम नहीं है तो सबसे ज्यादा फोर्स वहीं पे है, अगर आप मीडियम डाउन दोगे तो फोर्स कम ही होगी। तो वो ये दो पॉइंट आप दिमाग में बिठा लो कि एप्सिलॉन नॉट लेस देन एप्सिलॉन मीडियम है, लेकिन फोर्स मीडियम की लेस देन एफ नॉट है, ये इसका इनवर्सली रिलेशन है, वो भी मैंने बता दिया कि इनवर्सली रिलेशन है, इसलिए इसका उल्टा रिलेशन आ गया, ठीक है बेटे। अब रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे कि मैंने हेडिंग दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है, तो वो निकालें। रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है वो निकालें, ठीक है जी। हमको क्या करना है, रिलेट करना है, किसको, मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी के साथ रिलेट करना है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। एक और चीज मैं हेडिंग में ही डाल दूं बेटे, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको K के साथ डिनोट करते हैं, तभी मैं K भी लिख देती हूँ यहाँ पे। करें बेटे, रिलेट करने जा रही हूँ, ये मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, मीडियम की परमिटिविटी का ये नॉलेज था, दे दिया मैंने, और उसके बाद हम रिलेट करें। इजी सा टॉपिक है, बीच में एंड में मैंने करवाया, इसके साथ एक न्यूमेरिकल है वो इंटरेस्टिंग है। क्या करना है, रिलेट करना है। अब ओके, मेरे पास F वैक्यूम वाली पहले मैं निकालती हूँ, वैक्यूम मतलब एयर वाली, तो वो तो मेरा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लो दो मेरे पास चार्जेस हैं Q1 और Q2 और सर्टेन डिस्टेंस R पे पड़े हैं, ठीक है बेटे। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। तो यही दो डिस्टेंस, यहाँ पे एयर थी, चलो एयर ले लेते हैं, या वैक्यूम ले लो, मर्जी आपकी, वैक्यूम लिखा तो वैक्यूम ही लिख लेते, वैक्यूम लिख लेते हैं, वैक्यूम में ये फोर्स निकाल। अब यही दो चार्जेस उतने ही डिस्टेंस पे मैंने किसी मीडियम में रख दिए, ये मीडियम रख देते हैं। मीडियम आप अपनी मर्जी का कोई भी रख सकते हो, वाटर, ग्लास, माइका, व्हाटएवर यू वांट। अब F के पैरों में मीडियम रख दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, वो भी मीडियम का। तो Q1/Q2 तो वही है, R डिस्टेंस भी वही है, R डिस्टेंस भी वही है। अब मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करते हो, ऐसे ही डिवाइड कर दो, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कटिंग करें, ये तो सारा कट गया, 4 पाई के साथ 4 पाई कट गया, तो ये एप्सिलॉन m नीचे से नीचे तो उलट के ऊपर गया, तो क्या आया, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटे। अब इसको क्या लिखते हैं, वही चीज मैंने बोला था ना, एप्सिलॉन m मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये भी ठीक है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या एयर है ये भी ठीक है, लेकिन अगर मैंने इनको रिलेट करना है
तो क्या करा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हुई ना। आपने मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी के साथ रिलेट करा, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, आई एम सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी उसको बोला एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला बना, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये मेरा सारा एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गया। तो अब डेफिनेशन बनानी तो वो भी बना दो। डेफिनेशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप सीधा बोलो ना, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द force between two charges placed at a certain distance when placed in vacuum divided by the force between the same two charges placed at same distance when placed in medium। बात समझ में आई? तो इन दोनों की रेशियो, वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों की रेशियो वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इसका तो इतना ही करना है। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो बेटे इसको। ओके, अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हमें दिया हुआ, उसने कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उसने बोला टू फाइंड permittivity of water and force between two charges placed at certain distance गिवन क्या एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे, रिलेटिव, व्हेन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81। अब चेक करना, बड़ा इजी काम है, कैसे करें। अभी तो मैंने फॉर्मूला दिया, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, सीधा फॉर्मूला लगाओ बेटे, आंसर आ जाएगा। एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें 81 दी हुई है, मांगा क्या है, कहता परमिटिविटी ऑफ वाटर दो, यानी ये मांग रहा है, यहाँ पे वाटर लिख दो, इस बार हमें वाटर दिया तो वाटर लिख देते हैं बेटे, ये वाटर लिख देते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन टू अस, ये 81 जो है दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, मुझे एप्सिलॉन वाटर मांग रहा है इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो वो मेरा एप्सिलॉन आर तो उसने 81 इनटू एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है तो कर दो, नहीं तो ऐसे बोल दो कि परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बात समझ आ रही है कि नहीं? मतलब वाटर डालने से उसकी परमिटिविटी 81 टाइम्स बढ़ गई, मतलब वो 81 टाइम्स वाटर के मॉलिक्यूल जाके उनकी फोर्सेस को तोड़ रहे हैं। यही बात हुई, एयर में टूट नहीं रहे थे, एयर से टूट नहीं रहा था उनका बॉन्ड। अब वाटर डालने से एप्सिलॉन वाटर का मतलब क्या हुआ, वो परमिट कर रहा है किसको, अपने मीडियम
के मॉलिक्यूल्स को, मीडियम कौन सा, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स को जाके बोल रहा है कि चार्जेस के बीच वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसको तोड़ो, मतलब वीकन करो। तो ये आपका ये वाला निकल आया, परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 टाइम्स एप्सिलॉन। ओके, ये निकल आया। अब अगर मैं इनको और इसको रिलेट करूं बेटे, करो इसको, वो भी देख लो, तो वहां से बड़े आराम से निकल आएगा, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, मीडियम यानी वाटर, इस बार मीडियम वाटर है हमारा, इज इक्वल टू 81 यानी एप्सिलॉन आर। मुझे चाहिए एफ वाटर, तो वाटर वाली इधर ले जाती हूँ, वो नीचे ले आती हूँ, तो एफ वाटर जो है, फोर्स वाटर में कितना हुआ, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर जो कि 81 है। तो चेक करो, जो फोर्स है वाटर डालने पे 81 टाइम्स कम हो गई, 81 टाइम्स कम हो गई। पहले वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे जब वैक्यूम था, तो अब जब वाटर डाल दिया तो अट्रैक्शन 81 टाइम्स कम हो गई। समझ आ रहा है? तो बस ये फॉर्मूला लर्न करो एंड अप्लाई कर दो जैसे भी न्यूमेरिकल आते हैं। नोट करो बेटे इसको, और एक जल्दी से मैं एक न्यूमेरिकल करवा दूं, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है बेटे। वो पेपर में बहुत बार आया, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया। उसी न्यूमेरिकल के साथ रिलेटेड एक जेई मेन का न्यूमेरिकल भी ले लूंगी। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m, ठीक है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स of mass m are suspended from same point by two threads, same point एक ही पॉइंट से उसको सस्पेंड करा हुआ है बाय टू थ्रेड्स और क्या दिया हुआ है, और थ्रेड की लेंथ दी हुई है, ऑफ लेंथ, थ्रेड की लेंथ बेटे L दी हुई है। तो वो कहता कि these two charges becomes in equilibrium at an angle theta with vertical, मतलब क्या दिया हुआ है, कहता कि दो बेटे ये देखो मेरे पास दो थ्रेड है, एक ये सफियर मेटालिक सफियर है, उसी के साथ एक दूसरा मेटालिक सफियर है। जब तक इनके ऊपर चार्ज नहीं देती हूँ, ऐसे ही है तो वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, इकट्ठे रहेंगे चार्ज। जब इनपे मैं चार्ज, सेम चार्ज, टू आइडेंटिकल सफियर ऑफ मास m आर सब्सटेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ टू थ्रेड ऑफ लेंथ L, these two charges become in equilibrium। ये दोनों चार्जेस सेम है, Q चार्ज इसको देना, Q चार्ज इसको देना। जब भी मैंने चार्ज दिया तो ये रिपेल करना शुरू हो गए। तो जब रिपेल करा, ये फिक्स्ड पॉइंट यहां से इधर गया, ये वाला चार्ज, दोनों पे Q चार्ज है, ये वाला इधर गया। तो वो कहता कि वर्टिकल के साथ, वर्टिकल में ये ले लो बेटे, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा बनाएगा तो वो भी तो थीटा ही बनाएगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन? दोनों पे चार्ज Q गिवन है, इट इज गिवन टू अस। तो यहाँ पे भी Q रख देती हूँ, यहाँ पे भी Q रख देती हूँ, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है these two charges become in equilibrium, पहले दूर हो रहे, रिपल्शन बढ़ रही, मतलब रिपल्शन है उनमें। ये दो चार्जेस हैं, पहले तो ऐसे पड़े थे, दो जब चार्ज दिए तो वो रिपेल हो रहे, यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम आ गया।
कहां पे? जब वो वर्टिकल के साथ थीटा आएगा, ये हमें स्टेटमेंट बोल रही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब मैंने देखना कि इस चार्ज पे कितनी कितनी फोर्सेस लगी हुई है और कौन कौन सी लगी हुई है, ठीक है। तो हमें ये एल लेंथ ऑफ द थ्रेड भी दिया हुआ है, छोटा लिख दो थोड़ा सा, एल इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड दिया हुआ। तो अब ये वाला डिस्टेंस हम मान लेंगे 2a मान लेते हैं, a इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूं अब कौन कौन सी फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस पे। एक चार्ज पे मैं लगा देती हूँ, एक तो बेटे लगी mg नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक लगी इधर, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा ना उधर, ये इसको रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी F इधर। तो बांधा हुआ है बेटे स्ट्रिंग के साथ, तो थ्रेड के साथ बांधा हुआ है तो उसको टेंशन भी तो लगेगी, यहाँ पे लगी T टेंशन, ठीक है, T इज द टेंशन हियर, L लेंथ है उसकी। अब क्या करें, ये तीन फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे, तो उन्होंने फाइंड आउट, या इस क्वेश्चन में तो फाइंड आउट Q करने को बोला है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करें, ये जो T है टेंशन लगा हुआ है, इसको मैं Q को यहाँ पे कहीं पे लिख देती हूँ यहाँ पे। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ इधर और इधर, याद है बेटे ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा ना, अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरफ क्या हुआ T cos थीटा, और इस तरफ क्या हुआ T sin थीटा। अब थोड़ा सा +1 को रिमाइंड करवाऊं, क्या था कि अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर इस तरफ है T वेक्टर, तो उसको अगर उसके दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते थे, अगर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे मान लो अगर ये थीटा है तो इस तरफ T cos थीटा उसका एक कंपोनेंट आएगा, इस तरफ T sin थीटा। ये चीज मैंने अप्लाई करी है यहाँ पे, ये चीज अप्लाई करी है मैंने जस्ट। ये +1 स्टैंडर्ड में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं ना बेटे, कोई भी वेक्टर है उसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना है, तो जिस तरफ थीटा है cos थीटा लगा दो, दूसरी तरफ T sin थीटा। अब हमारा ये T खत्म हो गया, तो ये वाली फोर्स इसको इक्वेट कर रही है, ये वाली फोर्स इसको इक्वेट कर रही है, करें। फिगर में क्या क्या आ रहा है, T sin थीटा इज इक्वल्स टू F की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी बाद में, T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। F की वैल्यू पुट कर रही हूं यहाँ पे, जो नेक्स्ट में करते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड करें, डिवाइड करो, T कट जाएगा, यहाँ पे आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू F अपॉन mg, ठीक है बेटे। अब मुझे क्या करना है, मुझे F की वैल्यू पुट करनी है, मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। F की वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है, बड़ा लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस Q स्क्वायर अपॉन दोनों में डिस्टेंस 2a। अगर मैं इसका a लेती हूँ यहां से लेके यहां तक, तो वो भी तो a होगा, 2a डिवाइडेड बाय हमारा चल रहा है mg। अब a की वैल्यू मुझे स्टेटमेंट ने नहीं दी, मुझे सिर्फ l दिया हुआ है, तो मुझे ये वाला जो है कुछ इस तरह करना है, जो गिवन है, थीटा गिवन था, थीटा की टर्म में निकालना। तो ठीक है बेटे, यहां से ये वाली ट्रायंगल, ये भी एंगल थीटा है ना, ये भी थीटा है, इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख लूं। मुझे Q चाहिए, तो पहले ऐसे करते हैं, 1 ये mg इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा इसके साथ हो गया, है ना, ये इसके साथ हो गया ना, तो इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 पाई इज इक्वल्स टू, चलो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन, अब मुझे ये a की वैल्यू चाहिए, यहां से ये मैं इरेज कर दूं, a की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद देखो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, थीटा के ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करो तो sin थीटा बनता है, sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन l आ जाएगा।
मुझे क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू एल साइन थीटा आ जाएगा बेटे यहां से। तो 2a है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे बस अब वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, 2 इंटू एल साइन थीटा। हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। बस क्यू को यहाँ पे रहने दो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ, लेके जाए। ओके लेके जा रही हूँ। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इधर गया, m इंटू जी tan थीटा ऑलरेडी उधर था, 2 भी उधर गया तो 2 यहाँ पे 2l साइन थीटा ये भी उधर गया, एंड q स्क्वायर इधर आ, q स्क्वायर इधर आ। तो आपको q की वैल्यू निकालनी है, तो q इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटे, यहाँ पे L 2a का स्क्वायर, जस्ट वेट, उसका स्क्वायर था ना बेटे, यहाँ पे गलती हुई मेरे से। क्या गलती हुई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना था, r स्क्वायर होता ना, a स्क्वायर आना था यहाँ पे, 2a नहीं आएगा, a स्क्वायर आना था। a स्क्वायर क्या था डिस्टेंस, और सॉरी 2a ही आएगा, या फिर ऐसे करो, हाँ 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर ही आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा ना। ये दो चार्जेस है तो इनमें डिस्टेंस मैंने 2a कंसीडर करा तो उसका स्क्वायर आता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आना था। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उधर जाके आपका ये स्क्वायर ही चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है ना। अब अंडर रूट कर दे, अंडर रूट करें तो क्या क्या आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर, चलो ये 2 का स्क्वायर और 4 16 बना, उसका अंडर रूट करोगे, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा, ये 4 l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब मुझे ये 4 और 4 16 बना, अगर मैं अंडर रूट करती हूँ, अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे जो जो टर्म्स बाहर निकलती है, ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट m g tan थीटा l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाली टर्म बाहर निकाल लें बेटे, चलो बाहर निकालते हैं। तो बस वही प्रूफ करना है, हो गया क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे 4 बाहर निकल सकता है, l स्क्वायर का l बन जाएगा, sin थीटा बन जाएगा, अंदर जो टर्म्स रह गई रख दूँ, mg एप्सिलॉन नॉट पाई भी अंदर है, tan थीटा भी अंदर है, ये आपका q की वैल्यू निकल आई, ये आपकी q की वैल्यू निकल आई। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बोल रही हूं मैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसका मैंने अब एक और क्वेश्चन करवाना जो जेई मेन में आया था, करें? इंटरेस्टिंग है बेटे, वो भी देखते हैं। क्यों मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ये वाला क्वेश्चन, करवाने को मैं पहले भी करवा सकती थी, लेकिन यहाँ पे आज के टॉपिक मैंने रिलेटिव परमिटिविटी करवाया कि अगर मीडियम में डाल दो वो चार्ज तो क्या होगा, तो मीडियम में डालने से फोर्स कम होती है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ये दो चार्जेस सेम वही चार्जेस थीटा एंगल पे ऐसे करके इक्विलिब्रियम में आ गए, लेकिन अब इनको वाटर में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल देते हैं, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है स्टेटमेंट में, वो मैं बताती हूँ। तो आप याद करो, अगर पानी में कोई चीज डालोगे तो उसको अपथ्रस्ट लगेगा। तो अगर पहले मान लो मैंने इस बॉल को स्ट्रिंग के साथ लटकाया हुआ है, यहाँ पे सब्सटेंड करा हुआ, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो अब यही बॉल में पानी में ले जाऊं तो वहां पे अपथ्रस्ट लगेगा, तो अब तो नहीं उतनी टेंशन रहेगी ना, समझ रहे हो बात? पहले केस में एयर में हैंग करा हुआ था, बॉल लिया, स्ट्रिंग ली, एयर में हैंग करा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन पूरी है, बहुत टेंशन है, T टेंशन है मान लो। लेकिन यही बॉल मैं वाटर में डालूं, क्या तब भी वही यही टेंशन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपथ्रस्ट लग रहा है,
वाटर जो उसको अब थ्रस्ट दे रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन इसी के साथ रिलेट करती हूँ, सेम चार्जेस हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए थीटा पे, लेकिन अब करना क्या है, इसको सारे सिस्टम को उठा के किसी लिक्विड में ले जाना है जिसकी डेंसिटी गिवन है, आई थिंक सो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो उसमें डाल देना है, तो रिलेट करना है। अब टेंशन आपकी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। करें क्वेश्चन? चलो करते हैं। दोनों क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करवाने का मकसद ही ये था कि आप समझो इस बात को। पहले एयर वाली कंडीशन लगा लेते हैं, फिर अब मीडियम वाली लगा लेते हैं। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है बेटे कि आपको दो मेटेलिक स्फीयर दिए हुए हैं, वो भी आइडेंटिकल, ठीक है, मास मूस उनका गिवन है। करें? ओके, टू मेटेलिक स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल metallic spheres of same charge and mass, ठीक है, मास सेम चार्ज बेटे मैं Q लेने जा रही हूं और मास मैं M ले लूंगी, ठीक है, आर सबस्टेंडेड बाय थ्रेड या स्ट्रिंग लिख लो, बाय टू स्ट्रिंग्स है, बाय स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल, स्ट्रिंग्स ने एंगल बनाया हुआ है, आप ले लो 80 विद ईच अदर, मतलब इस बार वर्टिकल के साथ नहीं है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उन्होंने 80 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। इन वैक्यूम, पहले इन्होंने वैक्यूम की बात करी, फिर वो कहता है व्हेन द होल सिस्टम, मतलब वो दोनों चार्जेस जो उठा के द होल सिस्टम इज केप्ट इन लिक्विड, लिक्विड में डाल दिया बेटे, लिक्विड जिसकी डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, the angle remains same, angle remains same, मतलब पहले अगर 80 डिग्री था तो अब भी सेम ही है। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड मतलब रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है, यानी एप्सिलॉन आर या फिर के बोल दो, ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है। करें क्वेश्चन? ओके, इस बार हमें दिया क्या हुआ है कि दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आपको दिए हुए हैं, पहले वैक्यूम में, मान लो पहले वो दो थ्रेड के साथ एक यहां पे रखा हुआ है और एक यहां पे रखा हुआ है, रखा नहीं हुआ मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उस टाइम इनमें दोनों में एंगल 80 डिग्री है, तो इक्विलिब्रियम में आ गए हुए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में वो आगे हुए। ओके, पहले वाला केस आपका वैक्यूम का है, तो पहले यहां पे मैं वैक्यूम लिख दूं। अब दूसरे इसमें टेंशन वही फोर्सेस लगेंगे बेटे, यहाँ पे T टेंशन लगेगी, mg मास नीचे लगेगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर लगेगी, ठीक है। अभी यही सिस्टम मैंने उठाया, वही दो चार्जेस
उतने ही एंगल पे, लेकिन आपको उसने इस बार बोला कि ये लिक्विड में है, किसी लिक्विड में, यहां पे लिख दो लिक्विड, जिसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख दो यहां पे, वो हमें दी हुई है इतनी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक चीज और गिवन है बेटे, यहां पे स्टेटमेंट में हमें एक चीज और गिवन है, डेंसिटी ऑफ सफियर, डेंसिटी रो ऑफ सफियर डेंसिटी ऑफ सफियर 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब इन सफियर्स की, जिसका मास m है, इन सफियर की हमें डेंसिटी गिवन है। तो ये दो केसेस है, इस बार आपके मीडियम है इसमें, ठीक है, ये लिक्विड है इसमें, तो उसमें पड़े हुए हैं ये चार्जेस, इसमें वैक्यूम है, इसमें लिक्विड है। तो आपको क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, पहले इसके केस में भी वही काम करना है, तो आपका यहां पे भी वही t cos थीटा, ये भी एंगल आपका 80 होगा, ठीक है, इसको थीटा मान लो, थीटा नहीं बेटे, इसका 40 करना पड़ेगा। अगर 80 गिवन है तो हमें तो वर्टिकल के साथ ही चाहिए ना, वर्टिकल के साथ यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। वैसे डॉट बॉदर अबाउट थीटा, थीटा पे तो आंसर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इसको मैं थीटा लिख लेती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे आया t cos थीटा, क्यों, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है, और यहाँ पे आया t sin थीटा, तो कंपेयर कर दो इसको, क्या करें, t sin थीटा इज इक्वल्स टू f और t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये वाली इसके इक्वल t sin थीटा इज इक्वल्स टू f, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। पिछले न्यूमेरिकल में भी तो यही करा था ना बेटे। तो यहां से अब हमने क्या करना, दोनों को पिछली बार भी हमने क्या करा था, डिवाइड करा था, तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो t तो कट गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन m इंटू g। अब मास नहीं गिवन, वॉल्यूम की टर्म में, डेंसिटी की टर्म में हमने निकाला, तो ये मास किसका था, सफियर का। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे मास चाहिए तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दो, तो इसका वॉल्यूम कितना, इसको लिखो f, मान लो v वॉल्यूम है, तो ये मास सफियर का है, तो सफियर की डेंसिटी आएगी रो ऑफ सफियर, लिखती हूं मैं यहां पे, इंटू जी, ठीक है, tan थीटा इसके इक्वल आ गया मेरा। कब, जब वैक्यूम में, ठीक है बेटे, कब, जब वैक्यूम में, तो f नॉट बोल दो इसको, क्योंकि वैक्यूम है तो नॉट बोलते हैं, फिर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ना उसके साथ। अब इधर आ जाओ, तो इसमें देखिए, अब यहां पे फोर्स लग रही m इंटू जी, अब इस बार टेंशन T डैश होगी, टेंशन चेंज हो जाएगी, तो इस तरफ वही आपका t sin थीटा होगा, मैं इरेज करती हूँ ये, और इधर आपका t cos थीटा, t डैश cos थीटा होगा इधर, बिकॉज दिस इज थीटा एंगल, वही 40 एंगल होगा, तो इधर कितना होगा, t डैश sin थीटा। कंपेयर करें, इस बार एक और फोर्स लगेगी, अपथ्रस्ट ऊपर को लगती है, तो इधर ही लगाऊं फिर मैं अपथ्रस्ट, दिस इज अपथ्रस्ट, तो अब रिलेट करते हैं, एक तो आया t डैश sin थीटा इज इक्वल्स टू f, अब मीडियम में है तो f m लिख दो बेटे, लिक्विड मीडियम है ना, इज इक्वल्स टू f m। दूसरा ऊपर t डैश cos थीटा प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू mg, अपथ्रस्ट उठाओ उधर ले जाओ, इसको इक्वेशन नंबर जैसे दी, अब t डैश cos थीटा मुझे चाहिए इज इक्वल्स टू mg माइनस u यानी अपथ्रस्ट। इन दोनों को
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। करें डिवाइड? ओके, कवर कहाँ गया? ओके, डिवाइड करते बेटे, ये मैं इरेज करने जा रही हूं। हमें डेंसिटीज गिवन है, सफियर की डेंसिटी भी गिवन है और लिक्विड की डेंसिटी भी गिवन है। तो इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, टी डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन एम जी। तो m तो यहाँ पे भी वही लिखूंगी, ये मास किसका है, सफियर का, वही तो सफियर है, तो v यहाँ पे m की जगह मैं फिर वही लिखूंगी। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं बेटे, ये t डैश कट गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप थ्रस्ट भी है माइनस u, तो यहाँ पे आ गया fm अपॉन ये v वॉल्यूम ऑफ द सफियर, ये वाला रो डेंसिटी ऑफ सफियर यानी सफियर की डेंसिटी बाद में पुट कर दूंगी इनटू g माइनस, अब आ जाओ थोड़ा सा +1 पे, अगर आप थ्रस्ट कौन लगाता है, लिक्विड, तो आप थ्रस्ट किसके इक्वल होता था, v डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड बेटे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसलिए क्योंकि लिक्विड आप थ्रस्ट लगाते हैं ना, इनटू g। अब याद रख लो ये, नहीं तो +1 का थोड़े से लेक्चर आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। आप थ्रस्ट क्या होता है, जो लिक्विड उसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सफियर, क्योंकि इतने ही वॉल्यूम से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो इतने ही वॉल्यूम से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी तो v होगा ना, अगर इसका वॉल्यूम v है तो v, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा रो लिक्विड की इनटू g, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ, v रो लिक्विड का इनटू g आ जाए, ठीक है बेटे। tan थीटा इसके इक्वल भी आ गया, ये इक्वेशन मार्क कर देना, tan थीटा इसके इक्वल भी है। ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट सेकंड आपने ये लिया, इसको मैं स्टार कर देती हूँ इक्वेशन को, इसको डबल स्टार कर देती हूँ, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके बस अब आंसर आने लगा है, करें कंपेयर, कंपेयर स्टार एंड डबल स्टार, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो एफ एम डिवाइडेड बाय, बेटे इसमें से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, v और g, अंदर क्या रह गया, रो सफियर का माइनस रो लिक्विड का इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन v रो सफियर का इंटू g, काटे vg कट रहा है, v कट गया g कट गया, तो आपको क्या निकालना था, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, तो आपको अगर याद हो तो एप्सिलॉन r की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, जो रिलेट करे थे, f वैक्यूम अपॉन f मीडियम आया, मतलब f नॉट अपॉन एफ एम जो है वो आपका एप्सिलॉन r, तो नॉट अपॉन एफ एम, तो ये ले जाओ उधर, डेंसिटी ऑफ सफियर अपॉन डेंसिटी ऑफ सफियर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है हमें, डेंसिटी ऑफ सफियर हमें दी हुई है 1.5 एंड डेंसिटी ऑफ सफियर अगेन 1.5 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.5 दिया था, इनको करें कंपेयर, तो क्या आया 1.5 डिवाइडेड बाय 1, इसको माइनस करोगे तो 1, तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी 1.5 आ गया, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मैंने इसको क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा करवाया बेटे, तो उसका रीजन यही था कि आप कंसेप्ट को समझो, जस्ट वेट, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो। करना क्या था, इस बार आपने दोनों सफियर्स को एक बार वैक्यूम में रखा, तो वही फॉर्मूला रिलेट करा, इक्विलिब्रियम, ये वाली फोर्स इसके इक्वल, ये वाली फोर्स इसके इक्वल, ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी, डिवाइड करा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस। स्टेटमेंट में हमें मास नहीं गिवन था, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम, हमें डेंसिटीज गिवन है, तो डेंसिटी की टर्म में लेके आना था, मास इज इक्वल टू होता वॉल्यूम इनटू
इनटू डेंसिटी। तो ये मास किसका था? सफियर का, मेटालिक सफियर जिस पे चार्ज रखा हो। तो वॉल्यूम इसका V मान लो और डेंसिटी हमें दी हुई थी, डेंसिटी ऑफ सफियर। अब यही सिस्टम उठाया और लिक्विड में ले गए। लिक्विड वो वाला जिसकी डेंसिटी 1.5 दी हुई है। अब एक एडिशनल फोर्स ऐड होनी है बस, वो कौन सी? अप थ्रस्ट वाली। तो आप इस बार आपका सिर्फ, पहले क्या था ऊपर टी कॉस थीटा, इस बार क्या होगा जब वैक्यूम, जब इसमें मैं फिर एक बार बना देती हूँ डायग्राम। इस बार हमारी जब वैक्यूम से उठाया और लिक्विड में लेके गए तो वहीं पे दो सफियर और एंगल उनमें जितना भी था 40-40 सेम बोला था उसने। तो यहाँ पे अब इस बार आपकी फोर्सेस कितनी लग रही है? ये टी लगा, टी डैश थी, टेंशन फर्क है। तो इधर और इधर फोर्स मीडियम वाली लगेगी, यहाँ पे टी डैश कॉस थीटा लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा, यहाँ पे टी डैश साइन थीटा लगेगा। लेकिन एक एडिशनल फोर्स थी अप थ्रस्ट जो हमें लिक्विड ने लगाई थी, जिसके अप थ्रस्ट लगाने से ही ये टेंशन भी चेंज हुई। समझ आया? तो बस इसको इसके इक्वेट करो, इसको इक्वेट करो। तो इक्वेट करने से दोनों इक्वेशन से हमें tan थीटा निकला, कंपेयर करा तो रिलेटिव परमिटिविटी जो पिछला आर्टिकल मैंने करवाया था रिलेटिव परमिटिविटी का, F नॉट अपॉन F मीडियम, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम, वो करना है और वैल्यूज पुट करो, आंसर। अब चेक करो ये सारा आंसर इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थीटा। तो थीटा कुछ भी हो, अब साइन 40, टेंशन में मत आ जाना कि साइन 40 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज द होल रिलेशन हो फाइनल रिजल्ट डजंट डिपेंड्स अपॉन द थीटा। तो जितना मर्जी दे दे थीटा, 80 दिया था 40 आया, चाहे जितना मर्जी हो, तो फाइनल आंसर आपका 1.5 आ गया। ठीक है बेटे, ये मेरा चैप्टर जो पुरानी बुक्स बनी हुई है ना उसमें ये यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर बना हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, वो मेरा कंप्लीट हो जाता है आज। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड करवानी है। प्लीज ये जो मेरे 5 लेक्चर बने हैं पहले चैप्टर के, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चैप्टर तो आप ऐसे निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स का रिलेशन है या फोर्स के न्यूमेरिकल है, बस ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप के न्यूमेरिकल को टच करूं, आपको एक्सप्लेन करूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।